आज हम उत्पादन के कारक यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में विस्तार से समझेंगे। कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो फोन है या जो कपड़े हम पहनते हैं वो आखिर बनते कैसे हैं? मतलब ये कोई जादू तो है नहीं, इसके पीछे एक पूरी अर्थव्यवस्था की कहानी है और ये कहानी असल में 4 बहुत ही बुनियादी स्तंभों पर टिकी है। बिल्कुल। और इन स्तंभों को समझना एक तरह से हमारे आसपास की दुनिया के काम करने के तरीके को समझना है। हाँ। और इसे समझने के लिए हम आज रत्ना की कहानी का सहारा लेंगे। मान लीजिए रत्ना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने का सपना देखती है। ठीक है। तो आज हमारी इस चर्चा का मिशन यही है कि हम रत्ना के इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी 4 चीजों को परत दर परत खोलकर देखें। वो 4 चीजें हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। जी। और साथ ही ये भी देखेंगे कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी इस पूरी कहानी को कैसे बदल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। रत्ना का सपना, सबसे पहली चीज उसे क्या चाहिए होगी? एक जगह, एक दुकान। सही पकड़ा। और अर्थशास्त्र की भाषा में यही पहला कारक है, भूमि, लैंड। लेकिन यहाँ भूमि का मतलब सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। अच्छा। प्रकृति हमें जो कुछ भी मुफ्त में देती है वो सब इसमें शामिल है। पानी, जंगल, खनिज, तेल, हवा, सब कुछ। ओके, तो रत्ना के रेस्टोरेंट के लिए जमीन तो चाहिए ही, साथ ही सब्जियों के लिए उपजाऊ मिट्टी और खाना पकाने के लिए पानी। वो सब भी भूमि कारक का ही हिस्सा है। ठीक है, तो रत्ना को जगह मिल गई, अब उस जगह को रेस्टोरेंट कौन बनाएगा? उसे शेफ चाहिए, वेटर चाहिए, सफाई के लिए लोग चाहिए। यानी दूसरा कारक हुआ श्रम, लेबर, मतलब इंसानी मेहनत। हाँ, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की मेहनत। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। क्या रत्ना किसी भी व्यक्ति को अपना शेफ रख लेगी? नहीं, उसे एक ऐसा शेफ चाहिए जिसे खाना बनाना आता हो। बिल्कुल, जिसे मसालों की समझ हो। मतलब सिर्फ लोगों की गिनती काफी नहीं है, उनका हुनर भी मायने रखता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। एक नौसिखिया शेफ और एक अनुभवी शेफ के बनाए खाने में जमीन आसमान का फर्क होगा। हाँ, वो तो है। इसी को अर्थशास्त्री मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल। ये सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि उस मेहनत की गुणवत्ता है। वो ज्ञान, वो कौशल और अनुभव का खजाना जो किसी भी काम को बेहतर बनाता है। तो एक मजदूर जो सिर्फ ईंटें उठाता है और एक इंजीनियर जो पूरी इमारत का डिजाइन बनाता है, दोनों में यही फर्क है? बिल्कुल। दोनों श्रम कर रहे हैं, पर उनकी मानव पूंजी में बहुत अंतर है। तो रत्ना को जगह मिली, हुनरमंद लोग भी मिल गए, लेकिन किचन के उपकरण, टेबल कुर्सियां और शुरू में राशन खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये हमें तीसरे कारक पर लाता है, पूंजी पर। कैपिटल। जी, कैपिटल। एकदम सही। और पूंजी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। इंसान के बनाए वो सभी साधन जो उत्पादन को और आसान बनाते हैं, वो सब पूंजी हैं। जैसे मशीनें, औजार, फैक्ट्री, कंप्यूटर, गाड़ियां। रत्ना के रेस्टोरेंट के लिए गैस चूल्हा, बर्तन, फर्नीचर, ये सब उसकी भौतिक पूंजी मतलब फिजिकल कैपिटल है। और इनको खरीदने के लिए जो पैसा लगा वो वित्तीय पूंजी हुई। जी। चलिए, तो अब रत्ना के पास जमीन है, कुशल लोग हैं और पैसा मशीनें भी हैं। क्या रेस्टोरेंट अपने आप चल पड़ेगा? शायद नहीं। एक चीज अभी भी गायब है, वो चिंगारी जो इन तीनों चीजों को एक साथ लाएगी, उनसे काम करवाएगी और जोखिम उठाएगी। और वही है हमारा चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारक, उद्यमिता। एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमी वो इंसान है जिसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आता है। रत्ना जो ये सपना देख रही है, जो इन सब चीजों को जुटा रही है, मेन्यू डिजाइन कर रही है और इस बात का जोखिम ले रही है कि रेस्टोरेंट चलेगा या नहीं, वही उद्यमी है। बिना उद्यमिता के भूमि, श्रम और पूंजी वो बस बेजान पड़े रहेंगे। ये मानव पूंजी वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लग रही है। किसी देश के लिए ये सबसे बड़ा संसाधन कैसे बनता है? इसके 2 सबसे बड़े स्तंभ हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। हाँ, अच्छी शिक्षा ज्ञान देती है और ट्रेनिंग उस ज्ञान को इस्तेमाल करना सिखाती है। और अच्छा स्वास्थ्य ये पक्का करता है कि लोग सीखने और काम करने में सक्षम हों। और शायद कुछ सांस्कृतिक चीजें भी हैं। बिल्कुल हैं, जैसे जापान का काइजन का सिद्धांत, जिसका मतलब है निरंतर सुधार। ये उनके काम करने के तरीके में बस गया है। या जर्मनी का समय और गुणवत्ता पर जोर देना। हाँ, ये चीजें भी किसी देश की मानव पूंजी को मजबूत बनाती हैं। भारत के संदर्भ में तो यह और भी अहम हो जाता है। हमारी 65% आबादी
35 साल से कम उम्र की है, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। एक बहुत बड़ा मौका है ये। अगर इस युवा ऊर्जा को सही कौशल और मौके मिले तो भारत की आर्थिक तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं। बहुत बड़ी, जैसे पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में आज भी अंतर है। जब तक देश की आधी आबादी को बराबर के मौके नहीं मिलेंगे, हम अपनी पूरी मानव पूंजी का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। और ये कौशल सिर्फ आज की डिग्रियों तक ही तो सीमित नहीं है। भारत की तो हजारों साल पुरानी विरासत है। मुझे वो सिले हुए जहाजों वाली बात कमाल की लगती है। सोचिए 2000 साल पहले जी, जब लोहे की कीलों का इस्तेमाल आम नहीं था, तब भारत में कारीगर लकड़ी के तख्तों को रस्सियों से सिलकर विशाल जहाज बना देते थे। ये अद्भुत है। ये दिखाता है कि सीमित भौतिक पूंजी के बावजूद, मतलब लोहे की कीलों के बिना भी, असाधारण मानव पूंजी के दम पर, उन कारीगरों के हुनर के दम पर भारत विश्व व्यापार का केंद्र था। तो आज के मेक इन इंडिया के लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। तो हमारे पास भूमि, कुशल श्रम, पूंजी और उद्यमिता है। ये एक क्लासिक मॉडल हो गया। जी, लेकिन आज के दौर में एक और चीज है जो इन सभी को कई गुना ताकतवर बना सकती है। वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। ये इन 4 पारंपरिक कारकों के साथ कैसे फिट होती है? देखिए, टेक्नोलॉजी को अक्सर एक सक्षम करने वाला या इनेबलर कहा जाता है। इनेबलर मतलब वो खुद में उत्पादन का एक अलग कारक नहीं है, लेकिन वो बाकी चारों की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। अच्छा। ये हमें कम लागत में ज्यादा और बेहतर उत्पादन करने में मदद करती है। जैसे किसान ड्रोन से खेतों में खाद डालते हैं तो उनका समय, मेहनत और पैसा तीनों बचते हैं। अगर रत्ना के रेस्टोरेंट के उदाहरण पर वापस लौटें, हाँ, तो अगर वो ज़ोमैटो पर लिस्ट हो जाए, यूपीआई से पेमेंट लेने लगे या अपने स्टॉक को मैनेज करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करे, तो उसकी पूंजी और श्रम दोनों की उत्पादकता बढ़ जाएगी। बिल्कुल। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी हमेशा फायदेमंद ही होती है? ये भी एक सवाल है। हाँ, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि नई टेक्नोलॉजी सीखने और उसे अपनाने में इतना समय और पैसा लग जाता है कि छोटे बिजनेस जैसे रत्ना का रेस्टोरेंट के लिए ये एक बोझ बन जाती है। हो सकता है कि शुरुआत में वो एक साधारण बिल बुक से ही बेहतर काम कर लें। ये एक बहुत ही व्यवहारिक बात है। टेक्नोलॉजी को अपनाना भी एक रणनीतिक फैसला है। सही बात है। लेकिन बड़े पैमाने पर देखें तो टेक्नोलॉजी ने ज्ञान और नौकरियों तक पहुंच को बहुत आसान बना दिया है। जैसे सरकार के स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म्स। जी, जहां कोई भी मुफ्त में ऑनलाइन कोर्स कर सकता है। इससे भौगोलिक बाधाएं काफी हद तक खत्म हो गई हैं। तो ये साफ है कि ये सारे कारक आपस में जुड़े हुए हैं। कोई एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। जैसे एक मोबाइल फोन को ही लें, ये हमारे हाथ तक कैसे पहुंचता है? इसका पूरा एक चक्र है। सबसे पहले एक उद्यमी या एक कंपनी के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। शायद एक बेहतर कैमरा या लंबी चलने वाली बैटरी का। ये उद्यमिता है। जी, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, जो कि एक तरह की बहुत ही कुशल मानव पूंजी है, उस आइडिया को डिजाइन में बदलती है। उसके बाद फैक्ट्री लगाने के लिए भूमि चाहिए। फिर अरबों की पूंजी लगाकर मशीनें और असेंबली लाइन खड़ी की जाती है। दुनिया भर से कच्चा माल मंगाया जाता है। चिप के लिए सिलिकॉन, बैटरी के लिए लिथियम। ये सब भी भूमि कारक का ही हिस्सा है। बिल्कुल। और फिर हजारों इंजीनियर और मजदूर यानी श्रम उन मशीनों पर काम करके फोन को असेंबल करते हैं। और अंत में टेक्नोलॉजी यानी सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर में जान डालता है। तो ये सब मिलकर काम करते हैं। किसी एक के बिना भी फोन नहीं बन सकता। ये एक पहेली के टुकड़ों की तरह है और किस टुकड़े का कितना इस्तेमाल होगा ये उत्पाद पर निर्भर करता है। मतलब? जैसे खेती या हाथ से बनने वाले कालीन श्रम प्रधान होते हैं, लेबर इंटेंसिव। ओके। जबकि कार या सेमीकंडक्टर चिप बनाना पूंजी प्रधान यानी कैपिटल इंटेंसिव होता है। ठीक है, हमने उत्पादन करना तो सीख लिया, लेकिन क्या हमारी कोई जिम्मेदारी भी है? क्या हम प्रकृति से संसाधन लेते रहें और बदले में सिर्फ कचरा और प्रदूषण दें? ये आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है। उत्पादन की एक बहुत बड़ी सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी है। जी। जब हम भूमि कारक का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखें। जैसे तमिलनाडु की चमड़ा फैक्ट्रियों का उदाहरण हमारे सामने है। बिल्कुल, वे रोजगार तो देती हैं, लेकिन अगर उनसे निकलने वाले केमिकल नदियों में मिल जाएं तो वे पानी और जमीन दोनों को बर्बाद कर सकते हैं। तो यहाँ सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है। हाँ, हमें ऐसे तरीके खोजने होंगे जिनसे उत्पादन भी हो और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे। और ये जिम्मेदारी सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं है। नहीं, ये श्रम के प्रति भी है। कर्मचारियों को सही वेतन देना, उनके काम करने की जगह को सुरक्षित बनाना और उनकी मानव पूंजी को बढ़ाने में निवेश करना, ये सब भी उत्पादन की जिम्मेदारी का हिस्सा है।
इसी को शायद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR कहते हैं। हाँ, और ये जानना दिलचस्प है कि भारत 2014 में CSR कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना। अच्छा। ये कानून बड़ी कंपनियों के लिए अपने मुनाफे का 2% समाज के भले के कामों पर खर्च करना अनिवार्य बनाता है। ये तो बहुत बड़ा कदम है। जी, ये उत्पादन को समाज के प्रति जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार ये है कि कोई भी चीज बनाने की प्रक्रिया 4 स्तंभों पर खड़ी है: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। सदियों से ये नियम बदला नहीं है, लेकिन जो बदला है वो है इन स्तंभों का स्वरूप। हाँ, आज असली बाजी मानव पूंजी मतलब लोगों के हुनर और टेक्नोलॉजी के सही तालमेल पर टिकी है। और सबसे बढ़कर ये पूरी प्रक्रिया जिम्मेदारी की भावना के साथ होनी चाहिए, पर्यावरण और समाज दोनों के प्रति। और इस चर्चा के अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात ये है, हमने देखा कि उद्यमिता यानी एक इंसान का आइडिया और जोखिम लेने की क्षमता इन सभी कारकों को एक साथ लाती है। लेकिन क्या भविष्य में AI जैसी टेक्नोलॉजी इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि वो खुद नए बिजनेस आइडियाज सोच सकें? हाँ, और बाजार का विश्लेषण कर सके, जोखिम का आकलन कर पाए? क्या एक मशीन उद्यमिता को भी प्रतिस्थापित कर सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ड्यूरोना चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषय लाते रहेंगे। आप सभी को आपकी पढ़ाई और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।